चलिए, लास्ट क्लास में कहाँ तक अपनी बातें हो गई थी? हम डिस्कस कर रहे थे फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है? उसमें अल्कोहल, ईथर और फिनॉल, इनॉल हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारे सामने रहेंगे थायो अल्कोहल, एंड थायो ईथर। थायो अल्कोहल एंड थायो ईथर, इन दो फंक्शनल ग्रुप्स को हम समझेंगे। देखो, सबसे पहले बताओ, अगर आपका sp3 कार्बन पर कौन जुड़ जाता था? OH। आगे बात समझ में? तो दिस इज व्हाट? दिस इज अल्कोहल। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। बस अगर अल्कोहल में दिस हाइड्रोजन इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय सल्फर, इस हाइड्रोजन को सल्फर से हटा दो। जैसे नॉर्मली आप कहते हो OH क्या है? अल्कोहल। लेकिन अब आप जान गए हैं हर OH अल्कोहल नहीं होता। sp3 पर लगेगा तो अल्कोहल होगा। अगर हाइड्रोजन मतलब सॉरी ऑक्सीजन की जगह केवल क्या कर दे हम? सल्फर। यहां पर ऑक्सीजन है और यहां पर सल्फर, तो उसको बोलते हैं अल्कोहल, और इसको बोलेंगे थायो अल्कोहल। दोनों में डिफरेंस देखिए, उसमें ऑक्सीजन है, नीचे वाले में सल्फर है। उसे अल्कोहल और इसको थायो अल्कोहल। तो ये आपका अल्कोहल है अगर ऑक्सीजन की जगह कौन ले ले? सल्फर। तो इसे हम बोलने लग जाएंगे थायो अल्कोहल। क्लियर? हालांकि एनसीईआरटी इसका इतना ज्यादा इस्तेमाल करता नहीं है, पर कभी रिएक्शन में बने हुए प्रोडक्ट्स में हमें काम आ जाता है। ठीक है, पेन डाउन रखेंगे। अब आप देखिए, अगर आपके ऑक्सीजन के दोनों साइड, ऑक्सीजन के दोनों साइड एल्काइल ग्रुप लगे हुए, तो दिस फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज ईथर। सर कुछ एग्जाम्पल बताएंगे? लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे ये भी एक कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बताओ? ईथर। और एग्जाम्पल? जी हां, ये भी आपके सामने एक कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बताइए? ईथर। सो दीज आर ईथर फंक्शनल ग्रुप्स। पक्का? बस करना क्या है, ऑक्सीजन की जगह कौन ले लेगा? सल्फर। जस्ट। तो इसको बोला था आपने ईथर, और इसको क्या बोलोगे बताओ? थायो ईथर। आगे बात समझ में? मतलब सेम टू सेम एग्जाम्पल। ये लीजिए, ये एक थायो ईथर का एग्जाम्पल है। इधर भी अगर अपन बात करें तो ये आपके सामने एक थायो ईथर का एग्जाम्पल है। तो इनको याद करना बेहद आसान है। अल्कोहल में ऑक्सीजन होता है, थायो अल्कोहल में सल्फर होता है। ईथर्स में ऑक्सीजन होता है, थायो ईथर्स में सल्फर होता है। जल्दी से नोट कीजिए, आगे बढ़िए। निपटा दिया है? निपटा दिया है? चलिए आगे बढ़ सकते हैं। चलिए पेन डाउन कीजिए। अगले जो फंक्शनल ग्रुप हमारे सामने रहने वाले हैं वो है नाइट्राइल एंड आइसोनाइट्राइल। नाइट्राइल एंड आइसोनाइट्राइल। ठीक है, नाइट्राइल से ज्यादा आप लोग
कॉमनली इस्तेमाल में लेते हैं साइनाइड, ठीक है। और आइसोनाइट्राइल को क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड। क्लियर? ये हमारे सामने। अब देखिए किस तरीके से नाइट्राइल जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो आपका होता है कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, दो एटम से मिलकर बनता है, कार्बन एंड नाइट्रोजन। सो दिस इज योर नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? मतलब इसमें कार्बन की साइड से ये जुड़ता है, जब भी जुड़ेगा किसकी साइड से जुड़ेगा? कार्बन की साइड से। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर अपन बात करें तो ये हमारे सामने इस तरीके से, तो इसमें हमसे फंक्शनल ग्रुप पूछे तो कार्बन फंक्शनल ग्रुप का ही हिस्सा है इसमें। तो फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर कौन हो गया बताइए? आप बोलोगे फंक्शनल ग्रुप या तो नाइट्राइल है, क्या है? नाइट्राइल बोल सकते हो या फिर साइनाइड, ठीक है। लेकिन आइसोसाइनाइड में ये किसकी साइड से जुड़ता है? ये जुड़ता है आपका नाइट्रोजन की साइड से। देखिए इसमें किस साइड से जुड़ेगा? कार्बन की साइड से। वही दो एटम है, कार्बन और नाइट्रोजन मिलकर फंक्शनल ग्रुप बना रहे हैं, पर अटैचमेंट बदल गया है। इसमें कार्बन की साइड से जुड़ता है जब भी कहीं जुड़ेगा, और इसमें किसकी साइड से जुड़ेगा? नाइट्रोजन की साइड से। तो जैसे सर एग्जांपल के तौर पर बताइए, जैसे CH3 CH2 और यहां पर ऐसे NC ऐसे जुड़ा हुआ। क्लियर? तो जब ये फंक्शनल ग्रुप आपका इस तरीके से दिखाई देगा तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोलेंगे बताओ? इसको बोलेंगे हम आइसोनाइट्राइल। ये हमें पता होने चाहिए, क्यों? क्योंकि आगे रिएक्शंस में अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे तो हमसे पूछेगा नाइट्राइल बनेगा या आइसोनाइट्राइल बनेगा। आप 12th पास है तो मैं आपके साथ ऐसी बातें कर सकता हूं। आप हैं ना 12th पास? वो राक्षस करण नहीं, रिजल्ट नहीं आया अभी तो डाउटफुल है मामला। चलिए इतने ईमानदार लोग आज कहाँ मिलते हैं, ठीक है। तो मैं मानकर चलता हूं कि आप सभी 12th पास हैं। तो आपने रिएक्शन पढ़ी होगी एल्काइल हैलाइड्स में, RX की रिएक्शन NaCN के साथ एंड RX की रिएक्शन AgCN के साथ, अलग अलग मेजर प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक में नाइट्राइल और एक में आइसोनाइट्राइल। तो ये हमें पता होना चाहिए। क्लियर? जैसे अब मैं आपसे पूछना चाहूं तो आपको बताना है इस वाले में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, किसकी साइड से जुड़ा है बताओ? कार्बन की साइड से। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है? नाइट्राइल, बिल्कुल सही। और इसमें अगर आपसे पूछना चाहे कौन फंक्शन बताओ किसकी साइड से जुड़ा है? नाइट्रोजन के साइड से। सो इसमें आइसोनाइट्राइल। यू गॉट इट? निपटा दीजिए। सुलटा दिए सभी ने? आपको इनको ऐसे रट्टा नहीं मारना है बालकोनी में बैठ के कि सारे याद होने चाहिए आपको लाइन बाय लाइन, नहीं। देखने से पता चल जाना चाहिए कि जी हाँ इसमें नाइट्राइल फंक्शन ग्रुप है, इसमें आइसोनाइट्राइल, देखने पर याद आ जाना चाहिए बस। पढ़ने का तरीका समझिए आप। आपको हर एक चीज लाइन बाय लाइन याद करने की जरूरत नहीं है, चीजों को अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, ठीक है। फ्री माइंड से पढ़िए, चीजें आसान है बस। टाइम आने पर आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा इसमें तो थाई ईथर फंक्शनल ग्रुप है, इसमें ईथर है। बहुत जोर नहीं देना चीजों पर। निपटा दिया है? चलिए अगले कुछ फंक्शनल ग्रुप्स की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा नाइट्रो एंड नाइट्राइट। नाइट्रो एंड नाइट्राइट फंक्शनल ग्रुप्स, ये सीधा लिख रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप ही चल रहे, तो नाइट्रो एंड नाइट्राइट। देखो नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप में भी वही एटम्स होते हैं, दो ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन। दिस फंक्शनल ग्रुप इज नाइट्रो। क्लियर? इसमें अटैचमेंट किसकी साइड से होगा? कार्बन चेन से।
नाइट्रोजन की साइड से, और इसमें भी वही 2 ऑक्सीजन और 1 नाइट्रोजन, और इसको हम बोलेंगे नाइट्राइट। क्लियर? तो डिफरेंस कहां है? डिफरेंस है इसमें ये ऑक्सीजन की साइड से जुड़ता है कार्बन चेन से, और ये नाइट्रोजन की साइड से। सर ऐसे हवा में बातें करोगे तो मामला सही नहीं रहेगा। जैसे अगर मैं आपसे इसमें पूछना चाहूं फंक्शनल ग्रुप, तो बताओ इस वाले में फंक्शनल ग्रुप आप क्या बोलोगे? यू विल से दिस कंटेन नाइट्रो। सही बात है कि नहीं है? बताओ किसकी साइड से जुड़ा है? नाइट्रोजन की साइड से। क्लियर? और अगर मैं आपके सामने एक ऐसा एग्जाम्पल रख दूं इसमें, और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो कौन है, तो देखिए ये किसकी साइड से जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। सो दिस इज विच फंक्शनल ग्रुप? नाइट्राइट। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया? तो इस तरीके से भी हम बातें कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने एक फंक्शनल ग्रुप आएगा जिसे हम कहते हैं इमीन। क्या कहते हैं? इमीन। पहले हम अमीन्स के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं? अमीन्स के बारे में। तो नेक्स्ट हमारे सामने रहेंगे अमीन्स। अमीन्स भी आपके अमाइड की तरह ही होते हैं। अमीन्स भी आपके अमाइड की तरह ही होते हैं। अमीन्स जब भी डील करोगे अलग अलग तरीके से डील करना पड़ेगा। 1 डिग्री अमीन होगा एक तो आपका, ठीक है। दूसरा आपके सामने होगा 2 डिग्री अमीन, जस्ट लाइक योर अमाइड्स, ठीक है। और फिर अगर अपन बात करें तो हमारे सामने होगा 3 डिग्री अमीन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों के तीनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तीनों के तीनों क्या हैं? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। जब मैं समझा रहा हूंगा तब आप लिखेंगे, नहीं चोर छिपे नहीं लिखेंगे, आप जब कहोगे तब आगे बढ़ लेंगे, ठीक है। पर समझने पर ध्यान होना चाहिए। 2 ही फंक्शनल ग्रुप आपके पास ऐसे हैं जिनकी डिग्री बदलने से फंक्शनल ग्रुप बदल जाते हैं। 1 इज अमाइड, 1 इज अमीन। 2 ही हैं। अल्कोहल में डिग्री बदलने से फंक्शनल ग्रुप नहीं बदलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मुझसे डिग्री पूछा जाए इसमें कि बताइए ये अल्कोहल कौन सी डिग्री का अल्कोहल है, तो बताइए OH राइट नाउ कौन से कार्बन पर जुड़ा हुआ है? 1 डिग्री कार्बन पर। सही बात है। तो इस कार्बन की डिग्री क्या है बताओ? 1 डिग्री कार्बन। तो ये कहलाएगा आपका 1 डिग्री अल्कोहल। यानी कि कार्बन पर OH है, जो कार्बन की डिग्री है वही आपके अल्कोहल की डिग्री कहलाएगी। सो इट इज 1 डिग्री अल्कोहल। मान लीजिए अगर अपन बात करें हमारे सामने कुछ इस तरीके से गिवन है, यहां लगा हुआ है OH। क्लियर? तो OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, बताओ उस कार्बन की डिग्री क्या है? यू विल से सर इट इज 2 डिग्री कार्बन। तो जिस कार्बन पर OH है उसकी जो डिग्री होगी वही अल्कोहल की होगी, तो इसे भी आप क्या कह देंगे बताइए? 2 डिग्री अल्कोहल। आगे बात समझ में? नेक्स्ट मान लीजिए आपका OH एक 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो आप बताइए यहां पर इस कार्बन की डिग्री क्या है? यू विल से सर इट इज 3 डिग्री कार्बन। तो इस अल्कोहल को कौन सी डिग्री का अल्कोहल कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। मतलब सर मैं समझ चुका हूं, ये बिल्कुल हाइड्रोजन्स की तरह है। प्राइमरी कार्बन पर हाइड्रोजन है तो प्राइमरी हाइड्रोजन कहला रहा था। सेकेंडरी कार्बन पर हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी हाइड्रोजन कहला रहा था। 3 डिग्री कार्बन पर है तो 3 डिग्री। तो ये भी बिल्कुल, अगर OH प्राइमरी कार्बन पर है तो प्राइमरी अल्कोहल बोल देंगे, सेकेंडरी कार्बन पर है सेकेंडरी अल्कोहल बोल देंगे, और टर्सरी कार्बन पर है तो टर्सरी अल्कोहल बोल देंगे। पर अमीन्स में ऐसा नहीं होता है। आइए समझते हैं। जैसे अगर आपके नाइट्रोजन पर 2 H मौजूद है और एक R मौजूद है, तो इसे हम कहते हैं 1 डिग्री अमीन। दिस इज 1 डिग्री अमीन। आप टेक्निकली कह सकते हो अमोनिया से H हटाते जाएंगे और R ग्रुप लगाते जाएंगे। तो अमोनिया का एक H हटाकर R ग्रुप लगा दिया है तो ये 1 डिग्री अमीन कहलाएगा। अब आप इसको कैसे भी ध्यान रख लो, अगर नाइट्रोजन पर एक अल्काइल ग्रुप मौजूद है तो ये 1 डिग्री अमीन। या फिर आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि नाइट्रोजन पर 2 H है तो भी क्या रहेगा? ये 1 डिग्री। दोनों तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। क्लियर? जैसे कुछ एग्जांपल सर, चलिए एग्जांपल हम बात करते हैं। मान लीजिए अगर अपन बात करें ये हमारे सामने, तो बताइए नाइट्रोजन पर कितना अल्काइल ग्रुप जुड़ा है? एक। सो इट इज 1 डिग्री अमीन। नेक्स्ट फिर से देखना ध्यान से। मान लीजिए अगर अपन बात करें हमारे सामने ये एग्जाम्पल गिवन है, ठीक है। ये बताइए कौन सी डिग्री का अमीन है ये?
इट्स 1 डिग्री अमीन। पर आप बोलोगे सर नाइट्रोजन सेकेंडरी कार्बन से है, तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां कार्बन की डिग्री से अमीन की डिग्री डिसाइड नहीं होती है। आप ये देखो कि नाइट्रोजन पर कितना आर है, एक। कितना आर है, एक। या नाइट्रोजन पर कितने एच है, दो। अगर नाइट्रोजन पर दो एच हैं तो वो 1 डिग्री अमीन होगा। ठीक है, तो यहां कार्बन की डिग्री मैटर नहीं करती है। जैसे मान लीजिए अगर अपन बात करें, आप लोगों के सामने ये अमीन रख दिया गया है, ये वाला में, आप बता सकते हैं ये कौन सी डिग्री का अमीन है? एग्जैक्टली exactly. नाइट्रोजन पर एक ही तो आर ग्रुप है, इसको हम आर ग्रुप बोलते हैं। क्लियर? सो इट इज 1 डिग्री अमीन। एक बार आंखें खोलो और गौर से देखो, क्या आपको डिग्री इन एल्कोहल्स एंड डिग्री इन अमीन्स में डिफरेंस क्लियर हुआ? वहां कार्बन की डिग्री अल्कोहल की डिग्री डिसाइड कर रही है, पर यहां पर कार्बन की डिग्री अल्कोहल की डिग्री डिसाइड नहीं कर रही है। क्लियर? तो आगे एक बहुत ही फेमस रिएक्शन आती है जिसका नाम है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। आपने नाम जरूर सुना होगा। तो उसमें हम 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन ही बना पाते हैं। तो जब तक हमें अमीन की डिग्री ठीक से नहीं पता चलेगी तो हम क्वेश्चन को हैंडल नहीं कर पाएंगे। आइए सॉरी, अगर नाइट्रोजन पर कितने अल्काइल ग्रुप आ जाएं, दो। कितने अल्काइल ग्रुप आ जाएं, दो। तो ये आपका कहलाता है 2 डिग्री अमीन, या फिर क्या कहलाएगा, सेकेंडरी अमीन। 2 डिग्री बोलो सेकेंडरी बोलो एक ही बात है। अब इधर कार्बन की कोई भी डिग्री, उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे समझिए, मान लीजिए अगर अपने पास ये दिया हुआ है, कैन यू टेल मी कि ये कौन सी डिग्री का अमीन है? इट्स 2 डिग्री अमीन। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट मान लीजिए हमारे सामने ये दिया हुआ है, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कौन सी डिग्री का अमीन है? इट्स अगेन 2 डिग्री अमीन। अगर आपके सामने ये दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस अमीन, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस अमीन, ये कौन सी डिग्री का अमीन है? इट्स अगेन 2 डिग्री। तो नाइट्रोजन पर दो आर हो ऐसे पहचान लो, या नाइट्रोजन पर एक एच हो, तो 2 डिग्री अमीन कहलाता है। और अब ये दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम है कि अलग अलग हैं? अलग अलग। हालांकि दोनों के नाम के पीछे आ क्या रहा है, अमीन, पर इस डिग्री के बदलने से इनकी केमिकल रिएक्शन करने का अंदाज बदल जाएगा। क्लियर? एक बार जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़े। एकदम बेसिक से चलेंगे। जो बात समझ में नहीं आए बिंदास पूछ लेना। चलती क्लास में अगर आपको लगता है कि मैं कहीं इससे कठिन क्वेश्चन ना कर बैठूं, कहीं ये जवाब ना दे पाए तो इसकी कहीं लाइव बेइज्जती ना हो जाए, तो आप क्लास के बाद पूछ लेना। ठीक है? हमने एकेडमी पे आने का, ऑफलाइन में आने का, अगर आपने अपने डाउट्स क्लियर नहीं किए तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि लेक्चर्स तो टेलीग्राम पर भी मिल जाते हैं, पर वो डाउट नहीं पूछ पाते। जल्दी जल्दी सुलटा देंगे भाई।
सुलटा दिए। निपटा दिया है सभी ने। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। तो 1 डिग्री अमीन देखा हमने, 2 डिग्री अमीन देखा, अब किसकी बात करेंगे? 3 डिग्री अमीन्स की। सभी लिख चुके हैं ना? चलिए नेक्स्ट, अब 3 डिग्री अमीन्स बताओ। 3 डिग्री अमीन्स में क्या होगा? नाइट्रोजन पर कितने आर मिलेंगे आपको? 3 आर। सो इसे हम बोलेंगे 3 डिग्री अमीन। जैसे अगर इसमें हमसे अमीन की डिग्री पूछी जाए तो ये कौन सी डिग्री का अमीन है बताइए? नाइट्रोजन पर 3 आर ग्रुप मौजूद हैं, सो इट इज ए 3 डिग्री अमीन। ठीक है। कार्बन कौन सी डिग्री का, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। नाइट्रोजन पर कितने आर हैं से इसकी डिग्री डिसाइड होती है। तो बताइए ये भी कौन सी डिग्री का अमीन है? इट्स अगेन 3 डिग्री अमीन। आगे बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। आइए पेन डाउन रखिए। पहला तो अपन नोट लगा के लिख देते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री amines are different functional groups, are different functional groups, are different functional groups। अब इस थ्योरी का कोई मतलब नहीं है जब तक कि आप कोई लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल ना कर ले। जैसे अभी आप समझते रहेंगे, मैं बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहूंगा। आपको बताना है इस गिवन कंपाउंड के अंदर, इस गिवन कंपाउंड के अंदर कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? इन द गिवन कंपाउंड हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर? एक। बहुत ही बेहतरीन आपने जवाब दिया है। एंड कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दैट फंक्शनल ग्रुप? अच्छा लगता मुझे अगर आप बोलते 2 डिग्री अमाइड, क्योंकि यहां पर डिग्री मैटर करता है। ठीक है। तो कार्बोनिल कार्बन से सीधा नाइट्रोजन जुड़ा है, सो इट इज अमाइड, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। नाइट्रोजन पर एक एच है तो ये आपका है 2 डिग्री अमाइड। 2 एच होते तो 1 डिग्री, बिल्कुल अमीन की तरह। देखो नाइट्रोजन पर 2 एच है तो 1 डिग्री अमीन, एक एच है तो 2 डिग्री अमीन, और एक भी एच नहीं है तो 3 डिग्री। अमाइड में भी सेम ही होता है। क्लियर? तो यहां पर आपने 2 डिग्री अमाइड बोला, जो कि एकदम सही आंसर है। अब अगले क्वेश्चन का आप जवाब देंगे, अगले क्वेश्चन का आप जवाब देंगे इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं? 2। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दोज फंक्शनल ग्रुप्स? एग्जैक्टली, कार्बोनिल कार्बन के इधर भी कार्बन उधर भी कार्बन, सो दिस फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन एंड दिस फंक्शनल ग्रुप इज 2 डिग्री अमीन। सही बात है कि नहीं है? सो दिस कंपाउंड कंटेन्स सिंगल फंक्शनल ग्रुप एंड दिस कंपाउंड कंटेन्स 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। कुछ कल की क्लास की बातें याद करेंगे तो अच्छे से चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे आप। देखो इसमें बता सकते हैं कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? ओनली 1। क्लियर? कार्बोनिल कार्बन पर डायरेक्टली कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन पर अगर एच है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, एच नहीं है तो ईस्टर। सो इट कंटेन्स ओनली 1 फंक्शनल ग्रुप एंड दैट फंक्शनल ग्रुप इज ईस्टर। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया है। और अगर अपन बात करें इसमें, मैं अगर आपसे पूछूं कि देयर आर हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स, सो इट कंटेन्स 2 फंक्शनल ग्रुप्स। कार्बोनिल कार्बन के दोनों साइड कार्बन, द फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन। सही बात है कि नहीं है? एंड इसमें अगर अपन बात करें तो द फंक्शनल ग्रुप इज ईथर। सही बात है? क्लियर? अब मैं आपसे एक और अच्छा क्वेश्चन करता हूं, देखता हूं कितने लोग उसका सही सही रिप्लाई कर सकते हैं। इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं? 2 हैं। अच्छा, मैंने अनअकैडमी में आके सीखा है पोल करवाना। ऑनलाइन वाले ऑनलाइन में करते हैं, अपन ऑफलाइन में पोलिंग करवा लेते हैं। कितने लोगों का कहना है कि इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं? हाथ हवा में होना चाहिए।
कुछ लोगों का कहना है, ठीक है। एक फंक्शनल ग्रुप है, ये कितने लोगों का कहना है? एक वाला भी है। मतलब यही क्वेश्चन आ जाए तो सबका सही तो नहीं होना। सही बात है कि नहीं? कुछ का कुछ भी नहीं कहना है। क्या आप कह दीजिए, हम उसी को सच मान लेंगे। हम आपके साथ है सर, सही गलत का कोई मतलब, आप पे भरोसा करके यहां तक आए हैं, आपके अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं हम? तो दोस्तों, इसको अगर थोड़ा ठीक से आप लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये डाउट्स उनको आते हैं जो बहुत हल्के लेवल पर चीजों को हैंडल करना सीखते हैं। कार्बोनिल कार्बन से बताइए डायरेक्टली कौन जुड़ा हुआ है? जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? सो द फंक्शनल ग्रुप इज अमाइड। पता है, जिन्होंने दो बोला उनको एक एल्डिहाइड दिख रहा था। कार्बोनिल कार्बन पर एचएल्डिहाइड, कार्बोनिल कार्बन पर एचएल्डिहाइड, आधी बात है ये। कार्बोनिल कार्बन पर एक साइड H, दूसरी साइड या तो H या R हो, यानी कि कार्बन हो, तब एल्डिहाइड होता है। अगर कार्बोनिल कार्बन से डायरेक्ट कौन जुड़ गया है? नाइट्रोजन। सो द फंक्शनल ग्रुप इज अमाइड। और नाइट्रोजन पर कितना H है? एक। सो टेक्निकली इट इज 2 डिग्री अमाइड। एक 2 डिग्री अमाइड है। क्या ये बात आपको समझ में आ चुकी है? ऐसे ही तो क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आएगा, इस तरीके से लिखेगा यहां पर NCH3 होल ट्वाइस और ऐसे CHO। अब बताओ इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? देयर इज ओनली वन फंक्शनल ग्रुप। अगर आप इसको सही से लिखोगे तो दोनों CH3 किस पर हैं? नाइट्रोजन पर। और ये देखो इस तरीके से लिखा जाएगा, है कि नहीं है? तो आप देखो कार्बोनिल कार्बन से सीधा कौन जुड़ चुका है? नाइट्रोजन। सो इट इज अमाइड। आगे बात समझ में? और नाइट्रोजन पर एक भी H नहीं है, सो इट इज 3 डिग्री अमाइड। क्लियर? अब ये बहुत बेसिक है, अगर हमें ये यहां नहीं समझ में आया तो आगे आयुपैक नेमिंग में फिर दिक्कत देगा। जब आप फंक्शनल ग्रुप ठीक से नहीं पहचान पा रहे हो तो आयुपैक नेम कैसे लिखोगे? तो इसीलिए मैं कहता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डॉट से डॉट जुड़ता हुआ जाता है। क्लियर? आज समझ में आया तो कल समझ में आएगा ही आएगा। सुलटाइए जल्दी से। सुलटा दिया है? नहीं नहीं, प्रायोरिटी ऑर्डर कुछ नहीं होता है। केमाइड को प्रायोरिटी दी जाती है एल्डिहाइड पर, है? प्रायोरिटी तो तब दोगे ना जब दो अलग चीज होंगी। दो अलग चीज होंगी तब प्रायोरिटी हो, तो फर्जीवाड़ा हो गया। क्या हो गया?
फर्जीवाड़ा हो गया, मतलब आंसर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं हम तो। अगर क्वेश्चन सिंपल आता है, दिस कंटेन्स हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स, सिंगल, फिर प्रायोरिटी का क्या करो? तो लॉजिकली चीजों को समझते हुए चलेंगे। इधर से देखोगे तो एल्डिहाइड दिख रहा है, उधर से देखोगे तो अमाइड दिख रहा है, अमाइड प्रायोरिटी पर ऊपर आता है। ये मनगढ़ंत कहानियां हैं जो किसी की इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करती, जिनका कोई बेस नहीं। निपटा दिया है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, अब मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आपको पहचानने हैं उसमें कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं। एकदम साफ अलग अलग दिख रहे हैं। ये बताओ, 2 डिग्री अमीन, बहुत ही बढ़िया। ये बताओ, 3 डिग्री अमीन, बहुत ही बेहतरीन। ये बताओ, अमाइड फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है? कौन सा है? 2 डिग्री अमाइड। ये अमाइड है या दो अलग फंक्शनल ग्रुप हैं? कार्बोनिल कार्बन पर इधर भी कार्बन, उधर भी कार्बन, सो द फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन। क्लियर? एंड दिस फंक्शनल ग्रुप इज 1 डिग्री अमीन या प्राइमरी अमीन। तो बिल्कुल बेसिक से सीखते हुए चलेंगे तो हमें कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी। इसे उल्टा दीजिए इसको भी जल्दी से। निपटा दिया है। चलिए, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है एल्काइल हैलाइड। हेलोजन इज कंसीडर्ड एज ए फंक्शनल ग्रुप, सिंगल एटम, अकेला। दूसरी बात, केमिस्ट्री में जब भी हम एक्स की बात करेंगे तो आप कोई व्यक्तिगत भावना उसे ना जोड़े। केमिस्ट्री में एक्स का मतलब केवल हेलोजन से होता है। किससे होता है? हेलोजन से। आगे बात समझ में? तो हेलोजेंस को भी फंक्शनल ग्रुप माना गया है। ठीक है, अगर वो हेलोजन एक sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे हम कहते हैं एल्काइल हैलाइड। टेक्निकली ये एक एल्काइल ग्रुप होता है। ठीक है, अगला हम यही पढ़ेंगे। तो ये हमारे सामने एल्काइल हैलाइड होता है। जैसे अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितना फंक्शनल ग्रुप है, यू विल से 0। ये एल्केन है, एल्केन फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। यू विल से देयर आर 0 फंक्शनल ग्रुप्स। बट अगर मैं यहां पर क्या लगा देता हूं, क्लोरीन, और अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं? 1। तो यहां पर अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, तो आप बताइए कितने फंक्शनल ग्रुप्स बताएंगे? यू विल से देयर इज ओनली 1 फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? अब थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए अगर अपने सामने कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, और अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है? 2। बिल्कुल सही। ये देखो, कार्बोनिल कार्बन पर अगर डायरेक्ट हेलोजन जुड़ जाता है तो दिस फंक्शनल ग्रुप इज एसिड क्लोराइड। सो दिस फंक्शनल ग्रुप इज एसिड क्लोराइड। पक्का? और ये sp3 कार्बन पर हेलोजन है तो दिस इज एल्काइल हैलाइड। क्लियर? सो हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर? 2 फंक्शनल ग्रुप्स आर
देयर। क्लियर? फिर एक साथ लिखेंगे। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने रहेगा एल्कीन कोमा एल्काइन एंड बेंजीन एंड are considered as functional group, are considered as functional group, functional group। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है और बताएंगे, ब्रैकेट में लिख देता हूं, alkanes has no functional group, alkanes have no functional group, alkanes में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। अब समझते हुए जाइए। सबसे पहले एल्कीन किसे बोलते हैं बताओ? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हम एल्कीन बोलते हैं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को हम एल्काइन बोलते हैं। सही बात है कि नहीं है? और इसे दोस्तों हम बेंजीन बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। अब आप समझिए सर, इधर एक मिनट, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप की तरह कंसीडर होता है? हाँ। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी एक फंक्शनल ग्रुप की तरह कंसीडर होता है? जी हाँ। चलो ये तो ठीक है, पर सर ये इसमें भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और इसमें भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड ही तो है इसमें भी, लेकिन इसके रिएक्शन करने का अंदाज एकदम अलग होगा, क्योंकि ये एरोमेटिक है, अलग तरीके से रिएक्शन करता है। तो एल्कीन एक अलग फंक्शनल ग्रुप हो गया, एल्काइन एक अलग फंक्शनल ग्रुप हो गया और बेंजीन एक अलग फंक्शनल ग्रुप आपके सामने हो गया है। जैसे अभी ध्यान से देखते हुए जाना, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें राइट नाउ कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, तो यहां पर हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। बिल्कुल बेसिक से देखो, समझने की प्रक्रिया जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप होती है। कई बार हमारा समझने का और समझाने का प्रोसीजर ऐसा होता है कि कोई टफ चीज टफ नजर आती ही नहीं। इसे कहते हैं सीक्वेंसिंग, कौन सी बात कब और कैसे बतानी है। तो इन दिस मॉलिक्यूल देयर इज नो फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? अब देखना, सेम उसी तरीके से मैं आपको लिखूंगा और एक एक चीजें आपको समझ में आएंगे। अब बताइए इसमें कितना फंक्शनल ग्रुप है? तो अभी 0 था और अब कितना हो गया? 1। ये फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? 2, एल्काइन एंड एल्केन। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप हो गए हैं 2। नेक्स्ट हमारे सामने कुछ इस तरीके से है और हमसे पूछा जा रहा है बताइए इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? 3। तो एक तो एल्कीन है, सॉरी एल्काइन है, एक एल्कीन है और एक एल्काइल हैलाइड। सो हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर? देयर आर 3 फंक्शनल ग्रुप्स। क्लियर? नेक्स्ट, मेरे पास जगह नहीं है, आप उसी में ही कंटिन्यू करते रहना। अगर आपसे पूछा जाए इन दिस मॉलिक्यूल हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर? हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर? 1। क्या कहेंगे? बेंजीन। क्लियर? तो इसमें फंक्शनल ग्रुप कितना मौजूद है? 1। सुनिए, टेक्निकली डिपेंड करता है, sp3 कार्बन पर है तो एल्काइल हैलाइड कहलाता है, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर है तो विनाइल हैलाइड कहलाता है, और बेंजीन पर है तो आपका कहलाता है एराइल हैलाइड। यस, यस, X इज ए फंक्शनल ग्रुप, X इज ए फंक्शनल ग्रुप। लेकिन जब X sp3 कार्बन पर होता है तो उसे कहा एल्काइल हैलाइड जाता है। ठीक है? जैसे OH इज ए फंक्शनल ग्रुप, sp3 पर है तो अल्कोहल, sp2 पर है तो इनोल, बेंजीन पर है तो फिनोल।
सुलटा दिए, आगे बढ़ सकते हैं। क्यों? ये कुल मिलाकर एक का काम करता है बेटा, जब हम रिएक्शन पढ़ेंगे तब पता चलेगा। इसके तीनों पाई बॉन्ड अलग अलग तरीके से काम नहीं करते। ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ये पूरा एक अपने ही तरीके से रिएक्शन करता है। इसीलिए देखो यही समझाया कि इसमें भी डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है, तो फिर आप इसमें तीन फंक्शनल ग्रुप बोलो। तीन पाई बॉन्ड है पर वो एक फंक्शनल ग्रुप की तरह रिएक्शन करते हैं। जब आगे रिएक्शंस पढ़ेंगे तब और क्लैरिटी लाएंगे। सुलटा दिया है। सुलटा दिया है। अभी और भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं पर सबको हमें यहां पर लिखने की जरूरत, जितने काम आने वाले हैं वो मैक्सिमम अपने को पता चल चुके हैं। बाकी टाइम टू टाइम आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, पर ये मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, नीट के लिए इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। एक फंक्शनल ग्रुप एक ही होगा। अगर मान लीजिए एल्डिहाइड दो बार आ जाए तो फंक्शनल ग्रुप तो एल्डिहाइड ही होगा ना। तो एक होता है टाइप्स, कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं और कितने हैं, दो अलग अलग बातें। तो जब क्वेश्चंस करोगे तब आपको पता चले। निपटा दिया है। चलिए नेक्स्ट हमारे सामने जो टॉपिक रहेगा दैट इज एल्काइल ग्रुप्स। क्या रहेगा? एल्काइल ग्रुप्स। इसको हम ऐसे लिख देते हैं आर से। क्या लिख देते हैं? आर से। जो बार बार आप आर देख रहे थे ना, वो एल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ये बहुत परेशान करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सारी रिएक्शन किसी चैप्टर के हम दनादन 10 मिनट में सुलटा देते हैं आर लगा के। ठीक है, पर जब क्वेश्चन आता है तो हमसे बनता ही नहीं। तो सबसे पहले लिखिए एल्काइल ग्रुप होते क्या है, लिखिए। When one hydrogen is removed from an alkane, 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 the remaining part is known as alkyl group. The remaining part is known as alkyl group. When one hydrogen is removed from an alkane, the remaining part is known as alkyl group. Next point, represented as. Represented as ऐसे करके लिख दो। Represented as ऐसे लिखा जाता है, ये कई जगह आपको मिलेगा। Represented as, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आप बार बार लिखते हो क्या, एल्डिहाइड लिख दिया, तो ये जो आर है इसी की बात हो रही है, बहुत जगह दिखेगा। जैसे अगर आपने लिखना है कीटोन, क्या लिखना है? कीटोन, तो ये जो आप आर लिखते हो तो अब आपको समझ में आएगा आर मतलब इसमें कार्बन हाइड्रोजन ही है। ठीक है, जैसे आप लिखते हो कार्बोक्सिलिक एसिड,
तो इस तरीके से लिखते हो। तो ये जो बार बार जो आप आर लिख रहे हो ना, ये इसी की बातें कर रहा हूं कि ये होता क्या है। ठीक है, समझिए। मान लीजिए हमारे पास एल्केन है। क्या है? एल्केन। हमारे पास है एल्केन। क्या आप मुझे एल्केन का जर्नल फॉर्मूला बता सकते हो? उसका जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्केन्स में हाइड्रोजन कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा होते हैं। ये अब धीरे धीरे हमें पता भी चल जाएगा। एल्केन्स में हाइड्रोजन कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा, मतलब यहीं से देखो, अगर कार्बन कितने हैं n, तो हाइड्रोजन क्या रहेंगे 2n+2, मतलब दुगने से 2 ज्यादा। तो अगर हम इसमें से क्या हटा दें? एक हाइड्रोजन। क्या हटा दें? एक हाइड्रोजन। क्लियर? तो इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन हटने के बाद जो पार्ट बचेगा उसे बोलेंगे एल्काइल। क्या बोलेंगे? एल्काइल। यानी कि अगर आप गौर से देख रहे हो तो यहां पर भी ये अल्क वर्ड तो था, आपने केवल क्या किया है? आपने एन हटाकर पीछे क्या लगा दिया है? आइल। अगर आप देख पा रहे हो तो। क्लियर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्क आप तब इस्तेमाल में लेंगे जब आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ना पता हो। इसको हम बोलते हैं वर्ड रूट। क्या बोलते हैं? वर्ड रूट, जो कि बताता है आपको क्या? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बारे में। और जब भी आपको कार्बन एटम ना मालूम हो तो आप क्या लिख दो? अल्क। जैसे एल्केन, अब मुझे नहीं पता कितने कार्बन वाली एल्केन है, तो मैंने अल्क लिख दिया। अब बस अल्क की जगह आप कार्बन रखते जाओ, नाम बनते आएंगे अपने आप, देखना। अब जानते हैं 9 10th में पढ़ा दिया जाता है, अगर एक कार्बन है तो वर्ड रूट क्या होता है बताओ? मेथ। 2 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या होता है बताओ? एथ। अगर 3 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या होता है बताओ? प्रोप। अगर 4 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या होता है बताओ? ब्यूट। बट नहीं बोलना है, ब्यूट। अगर 5 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या होता है बताओ? पेंट। अगर 6 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या होता है? हेक्स। क्लियर? अगर 7 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या होता है बताओ? सेप्ट या फिर हैप्ट। ज्यादा इस्तेमाल में हम क्या लेते हैं? हैप्ट, ज्यादा चलन में। क्लियर? अगर 8 कार्बन है तो वर्ड रूट होता है ऑक्ट। अगर 9 कार्बन है तो वर्ड रूट होता है नॉन। और 10 कार्बन है तो वर्ड रूट होता है डेक। अभी के लिए इतना ही काफी है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुए? तो अब देखो, अभी आपको कार्बन नहीं पता, कार्बन नहीं पता तो आप अल्केन लिख रहे हैं। अब देखो ना, कार्बन पता होता ही। अगर आपको कार्बन नहीं पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आप अल्क लिख दो। क्या लिख दो? क्लियर? मान लीजिए कितने कार्बन है? एक। तो एक कार्बन के लिए क्या होता है? मेथ। तो अब अल्क की जगह क्या रख दो? मेथ। और क्या बन जाएगा? मीथेन। मान लीजिए 2 कार्बन है आपके में, तो 2 अल्क की जगह क्या लिख दो? एथ। क्या बन गया? इथेन। मान लीजिए 3 कार्बन वाली एल्केन है तो अल्क की जगह क्या लिख दो? प्रोप। और क्या बन गया? प्रोपेन। मान लीजिए 4 कार्बन वाली है तो अल्क की जगह क्या लिख दो? ब्यूट। और क्या बन गया? ब्यूटेन। मान लीजिए 5 कार्बन वाली है तो वर्ड रूट लिख दो पेंट और एन। और मान लीजिए आपको कार्बन मालूम ही, इन जर्नल, क्या इन जर्नल बोलना हो तो अल्क रख दो। मतलब जब आपको किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन नहीं पता हो तो हम अल्क लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? अल्क। क्लियर? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मान लीजिए आपको किसी पर्टिकुलर टीचर से मिलना है, नाम पता है तो आप स्पेसिफिक बोलोगे कि भाई मुझे सर से मिलवा दीजिए। नाम नहीं पता है तो आप बोलोगे हमें किसी टीचर से मिलवा दीजिए। क्लियर? तो जब नाम नहीं पता हो तो टीचर बोल रहे हो, नाम पता है तो सीधा नाम लेके बोल सकते हो। तो जब आपको कार्बन नहीं पता तो अल्क वर्ड लिख दो। बहुत जगह देखने को मिलेगा आपको। अभी बताऊं, अभी आपको लग रहा है, ये देखो, अल्कीन। इन मतलब डबल बॉन्ड, अल्क का मतलब कार्बन नहीं पता। जैसे रखो 2 कार्बन तो बताओ क्या बन जाएगा? इथीन। रखो 3 कार्बन तो क्या बन जाएगा? प्रोपीन। तो यहां पर भी आपको कार्बन नहीं पता इसलिए अल्क लिख रखा है। क्लियर? और बताओ, जैसे आपने लिख रखा होगा एल्काइन। आइन होता है ट्रिपल
बॉन्ड, लेकिन कार्बन नहीं पता। अगर 2 कार्बन रख दोगे तो क्या बन जाएगा बताओ? इथाइन। और 3 कार्बन रख दोगे तो क्या बन जाएगा बताओ? प्रोपाइन। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो ये देखो यही है, ये आपके सामने क्या है? अल्क, मतलब कार्बन नहीं पता। तो सिंगल बॉन्ड होते हैं कार्बन अल्केन में, सारे बॉन्ड क्या होते हैं? सिंगल। अगर उसका एच हटा दिया जाए तो सिंपली पीछे कौन आ जाएगा? एल्काइन। एक मिनट सर, अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। मान लीजिए हमारे पास ये है CH4, तो इसको आप क्या बोलोगे? मीथेन। अगर सर मैं इसमें से एक एच हटा दूं तो बताओ कितने एच रह जाएंगे? लेकिन कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। मतलब चौथा बॉन्ड किससे बना अभी हमें पता नहीं है। तो देखो इसमें कैसे लिखोगे इसका नाम? जस्ट आपको क्या उठाना है? वर्ड रूट। अल्क लिखा हुआ है ना, तो वर्ड रूट इसके लिए क्या है बताओ? मेथ। और पीछे क्या लगा दो? आइल, मिथाइल। तो ये मीथेन से क्या बन गया? मिथाइल। मतलब आपने एन हटाकर पीछे क्या लगा दिया है? आइल। अब कोई मिथाइल बोलेगा समझ जाओ उसका एक एच हटा हुआ है। सही बात है कि नहीं है? मान लीजिए अगर अपन बात करें, हमारे सामने है CH3, CH3 क्या बोलोगे इसको बताओ? इथेन। सही बात नहीं है? अगर इसमें से एक एच हटा दूं तो आप बताइए आपके सामने यही ग्रुप बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? तो बताओ कितने कार्बन वाला है? 2। तो सिंपल सा एथ, और पीछे क्या लगा दो? आए। तो ये हो गया इथाइल। क्लियर? अगर आप नहीं लिखना चाहते तो मैं इन दोनों की जगह क्या लिख सकता हूं? आर। आर का मतलब मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल, मुझे मालूम नहीं। आगे बात समझ में? इनका कई बार हम एब्रीवेशन भी इस्तेमाल में लेते हैं। मिथाइल को हम लिख देते हैं एमई। क्या लिख देते हैं? पहले 2 अल्फाबेट उठा ली। और इथाइल को क्या लिख देते हैं कई बार? ईटी। पहले 2 अल्फाबेट उठा लिए। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुए? तो जब एल्केन से एच हटा देते हैं तो बचा हुआ पार्ट क्या कहलाता है? एल्काइल। आगे बात समझ में? प्रोपाइल मतलब प्रोपेन का एच हटा हुआ है। ब्यूटाइल मतलब ब्यूटेन का एच हटा हुआ है। छापिए, आगे बढ़ो। सुलटा दिया है। आप में से ऑलरेडी तो टेलीग्राम से कनेक्टेड होंगे मुझसे। जो नहीं कनेक्टेड है वो सर्च करेंगे इट्स YSY। ठीक है?
तो निकल कर आ जाएगा अपना क्या, टेलीग्राम से। या आप ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें स्टडी रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आती रहेगी, नो डाउट प्रमोशनल चीजें भी आएंगी, खुद का प्रमोशन नहीं, अन अकेडमी का प्रमोशन। ठीक है, पर्सनल कोई रील शेयर नहीं करता हूं मैं। ठीक है, और फोर्सफुली आपको लाइक करने के लिए भी नहीं कहा जाएगा। हाँ, अपकमिंग जो भी बैचेज हैं उनकी इंफॉर्मेशन आती रहती है, किस दिन क्लास का टाइम चेंज हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपका टेलीग्राम जो अकेडमी का है वहां भी इंफॉर्मेशन आएगी, यहां भी इंफॉर्मेशन आ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। सुलटा दिया सभी ने, पक्का? चलिए, अब जब समझते हैं हम कुछ चीजें, नॉर्मल, कॉमा, आइसो एंड नियो प्रीफिक्सेस। नियो प्रीफिक्सेस, N stands for normal. Normal, आइसो, नियो प्रीफिक्सेस, ये कई बार आपको नाम के आगे दिखाई दे जाते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझेंगे नॉर्मल। यूज ऑफ एन नॉर्मल प्रीफिक्स। यूज ऑफ एन प्रीफिक्स, क्या आपको पता है प्रीफिक्स मतलब जो नाम से पहले ही आ जाता है? जैसे आपने कई जगह लिखा हुआ देखा होगा, एन ब्यूटेन। When N-butane reacts with Br2 in the presence of sunlight, the formed major product is, तो what stands for N? क्लियर? नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, N पेंटेन, इस तरीके से आपके सामने आएगा। तो N यहां पर जो है आपके लिए बता रहा है नॉर्मल। क्या बता रहा है? नॉर्मल। क्लियर? यहां पर भी N किसको इंडिकेट कर रहा है? नॉर्मल। नहीं सर, अब नॉर्मल क्या हो सकता था जो आप बता रहे हो नॉर्मल? क्लियर? एन पेन ब्यूटेन लिख दे, या कई बार इसको लिखा भी नहीं जाता, सिंपली क्या लिख देता है? ब्यूटेन। ठीक है, एन पेंटेन लिख दे, या सिंपल क्या लिख दे? पेंटेन। इन सभी का मतलब क्या है? सेम ही है। ठीक है, अब आप समझिए नॉर्मल का मतलब क्या है। नॉर्मल का मतलब है देयर इज नो ब्रांचिंग। नॉर्मल मीन्स देयर इज नो ब्रांचिंग। जब आप इस प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हो, इसका मतलब है नो ब्रांचिंग, किसी प्रकार की कोई ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब सारे कार्बन इन स्टेट चेन। इसका मतलब है कार्बन एटम्स इन स्टेट चेन। कार्बन एटम्स इन स्टेट चेन। अब इस स्टेट चेन का मतलब भी आप गलत समझ लेते हैं। स्टेट चेन का मतलब है ये नहीं कि चेन सीधी होनी चाहिए। स्टेट चेन का मतलब है कोई भी कार्बन कार्बन चेन से बाहर नहीं होना चाहिए, सारे कार्बन कार्बन चेन में आने चाहिए। जैसे एन ब्यूटेन बोलो या नॉर्मल ब्यूटेन बोलो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। ये आपके सामने कौन है बताइए? नॉर्मल ब्यूटेन मींस सारे कार्बन पेरेंट चेन में। ठीक है, इसी प्रकार से नॉर्मल पेंटेन या सिंपल पेंटेन बोलोगे तो सारे के सारे कार्बन किस में है? स्टेट चेन। अब मान लीजिए किसी ने ऐसे लिख दिया है, कैसे लिख दिया है? ऐसे। बताओ क्या ये आपके सामने एक नॉर्मल पेंटेन है कि नहीं है? अब बच्चा बोलेगा नहीं है, सीधी चेन कहां है, तिरछी हो गई। अबे स्ट्रेट चेन का मतलब समझो। स्ट्रेट चेन का मतलब है कि एक जगह से शुरू करो और दूसरे पर खत्म करो तो सारे कार्बन आ जाने चाहिए, मतलब सारे कार्बन आपकी चेन के अंदर होने, चेन से बाहर ना छूटे। दो टर्मिनल होते हैं चेन के, एक इधर आखिरी कार्बन और एक उधर आखिरी कार्बन, तो सारे कार्बन इसके अंदर आने चाहिए। लिखने से स्ट्रेट नहीं होता है, स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं मानना है इसको। क्या पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है सर, तो फिर नॉर्मल का तो हम तो
किस तरीके से इस्तेमाल में लेंगे? अब हमारे पास एल्काइल ग्रुप्स आएंगे, क्या आएंगे? एल्काइल ग्रुप्स। ये तो एल्केन हो गई। बताओ यहां से कोई एच हटा हुआ है क्या? नहीं। कोई एच हटा हुआ है क्या? नहीं। अब देखिए ऐसे स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, नॉर्मल प्रोपाइल। क्या बनाना पड़ेगा? नॉर्मल प्रोपाइल। फिर हमें बनाना पड़ेगा नॉर्मल ब्यूटाइल। क्लियर? फिर मान लीजिए हमें बनाना पड़ेगा नॉर्मल पेंटाइल। आगे बात समझ में? एक बात ध्यान रखना, कई बार पेंटाइल की जगह अमाइल वर्ड भी इस्तेमाल में ले लिया जाता है। पेंटाइल की जगह क्या लिख लेता है? अमाइल। तो आप समझ जाना पेंटाइल की जगह अमाइल का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। क्लियर? अब आप समझिए, यहां से एन हटा भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल बोलो या ना बोलो एक ही बात है। क्लियर? तो अब देखो इसको जरा गौर से देखो, क्या है पीछे? क्या है पीछे? आइल। क्या है पीछे? इसका मतलब एच हटा हुआ है। लेकिन हटा हुआ कौन सा है? मुद्दा यही है। तो जब भी नॉर्मल एल्काइल ग्रुप होता है तो एच हमेशा टर्मिनल कार्बन का हटाना है। टर्मिनल लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है। टर्मिनल कार्बन का एच हटा देना है। जैसे सर मैं समझा नहीं, जैसे अगर अपन बात करें, ये हमारे सामने क्या है बताओ? नॉर्मल प्रोपेन है कि नहीं है? तो टर्मिनल ये कार्बन और टर्मिनल वो कार्बन, तो इन दोनों में से किसी का भी एच हटा दो। किसी का भी हटा दो सर, हाँ किसी का, बीच वाले का मत हटा देना। क्लियर? तो यहां से अगर आपने एच हटा दिया है तो दिस इज नॉर्मल प्रोपाइल। एक मिनट सर, एक बच्चा कह रहा है कि मैंने तो इधर वाले से हटा दिया, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला, दोनों एक ही बात है। एच टर्मिनल का हटा होना चाहिए। एक मिनट, अगर नॉर्मल ब्यूटाइल लिखा हुआ है मतलब सारे कार्बन किस में होने चाहिए बताओ? स्ट्रेट चेन में। सारे स्ट्रेट चेन में आ गए, और कहां से एच हटा देना है? आखिरी का। दैट्स इट। आगे बात समझ में? जैसे नॉर्मल पेंटाइल लिखा हुआ है तो सारे के सारे कार्बन किस में होने चाहिए बताओ? स्ट्रेट चेन में। बिल्कुल सही बात है। और एच किसका हटा होना चाहिए? टर्मिनल का। ठीक है? अब आपसे देखो कैसे स्ट्रक्चर बनवाएगा। आपसे स्ट्रक्चर बनवाएगा नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है? आपसे स्ट्रक्चर बनवाएगा नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। आगे बात समझ में? इस तरीके से क्वेश्चंस ऐसे आते हैं रिएक्शन में। व्हेन नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, प्रोडक्ट X इज फॉर्म्ड। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट X। तो आपको लग वो सिंपल क्वेश्चन रहा है, लेकिन उसने इन सब का इस्तेमाल कर लिया है। अगर आप नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल की स्ट्रक्चर ठीक से नहीं बना पाए, गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, जब इस तरीके से नाम दिए हो तो सबसे पहले किसकी स्ट्रक्चर बनाओ? नॉर्मल ब्यूटाइल। समझ गया सर मैं? कितने कार्बन है? 4। नॉर्मल का मतलब सारे के सारे स्ट्रेट चेन में, और आखिरी कार्बन से एच हटा हुआ। सो दिस इज नॉर्मल ब्यूटाइल। और ब्यूटाइल एच हटाकर कौन लगा दिया गया है? एल्कोहल का मतलब OH। सो दिस इज योर नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल। बन गई स्ट्रक्चर। नेक्स्ट कह रहा है नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। तो अगर अपन बात करें तो ये हमारे सामने नॉर्मल प्रोपाइल हो गया, किनारे से हटा दिया। और ब्रोमाइड का मतलब क्या लगा दो यहां पर? Br। खटाखट स्ट्रक्चर बन रही। क्लियर? जैसे मान लीजिए सर हमारे सामने स्ट्रक्चर आ गया है नॉर्मल पेंटाइल अमीन। नॉर्मल पेंटाइल अमीन। तो नॉर्मल पेंटाइल का मतलब, पेंट का मतलब कितने कार्बन है? 5। नॉर्मल का मतलब सारे किस में है? स्ट्रेट चेन। क्लियर? इस तरीके से। और H बताओ किसका हटाना है? या तो इधर से या उधर से, किनारे से हटा दिया है। तो दिस इज नॉर्मल पेंटाइल अमीन। अमीन कौन होता है? NH2। तो यहां पर NH2 लगा दो, बन गया नॉर्मल पेंटाइल अमीन। बताइए कौन सी बड़ी बात है इसके अंदर? क्लियर? तो बिल्कुल बेसिक से बातें करनी चाहिए। जल्दी छापो इसको।
सुलटाते जाएं। अगर एन ना लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिंपल लिखा हुआ ब्यूटाइल मतलब नॉर्मल ब्यूटाइल ही है। सुलटा दिया है। आप सुलटा दिए है सभी ने, इसको भी सुलटाओ। निपटा दिया है। अगर नॉर्मल नहीं लगा है तो भी कोई मतलब नहीं है। हेक्साइल क्लोराइड या नॉर्मल हेक्साइल क्लोराइड एक ही बात है, मतलब H आखिरी कार्बन से ही हटाना है, सारे कार्बन स्टेट चेन में ही रखने। क्लियर। आइए नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अब हमारे सामने आता है आइसोप्रीफिक्स। कौन आता है? आइसोप्रीफिक्स या यूज ऑफ आइसोप्रीफिक्स। यूज ऑफ आइसोप्रीफिक्स। आइसोप्रीफिक्स को कैसे हम इस्तेमाल में लेते हैं, अब उस पर हम बातें करेंगे। देखिए टेक्निकली अगर मैं बात कहूं तो दिस पर्टिकुलर पार्ट इज आइसो यूनिट। दिस पर्टिकुलर पार्ट इज आइसो यूनिट। अभी आप सुनते हुए जाना, ये आपका आइसो यूनिट होता है। मतलब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर ये पार्ट किसी भी एक साइड के टर्मिनल पर मौजूद हो तो उसे आप नाम के आगे आइसो लगा हुआ देखेंगे। नाम के आगे क्या लगा हुआ मिलेगा? आइसो। क्लियर। तो किसी कंपाउंड में अगर ये यूनिट प्रेजेंट है तो आइसो प्रीफिक्स वहां पर दिखेगा, पर ये नाम का है, काम का नहीं। हम पहले बनाना सीखेंगे। जैसे हम बनाना सीखेंगे आइसोब्यूटेन। सभी के पेन अप डाउन होने चाहिए, ठीक है। हम बनाना सीखेंगे आइसो पेंटेन। सही बात है, बिल्कुल सही। फिर हम बनाना सीखेंगे आइसोहेक्सेन। क्लियर। क्वेश्चंस आते हैं व्हेन आइसोपेंटेन रिएक्ट्स विद Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNO द फॉर्म प्रोडक्ट इज। क्लियर। तो आइसो का मतलब हम समझेंगे किस तरीके से हैंडल करना है आइसो। देखिए सबसे पहले देखो ब्यूट। ब्यूट का मतलब कितने कार्बन है? 4। जब भी आइसो किसी नाम के आगे लगाओ पहले देखो H हटा हुआ है कि नहीं हटा हुआ है? नहीं, NH नहीं हटा हुआ। आइल लगेगा मतलब H हटा हुआ है। क्लियर। तो कोई H नहीं हटा हुआ है। तो बताइए ब्यूट। ब्यूट का मतलब कितने कार्बन है? 4।
तो जब भी आप आइसो इस्तेमाल में लें, क्या इस्तेमाल में लें? आइसो, तो टोटल कार्बन में से एक कार्बन कम कर लें और बाकी की बना लें स्ट्रेट चेन। टोटल कितने कार्बन थे? 4, एक कम कर लिया, 3 की बना ली स्ट्रेट चेन। अब हटाया हुआ कार्बन जो हमने कम किया है, या तो लेफ्ट वाले टर्मिनल से दूसरे पर लगा दो, या तो राइट वाले टर्मिनल से दूसरे पर लगा दो, कहीं लगा दो। जैसे मान लीजिए लेफ्ट वाले टर्मिनल से लगा दिया, क्लियर? फिर से सोचो सर, 3 कार्बन रखे स्ट्रेट चेन में, क्लियर? और राइट वाले टर्मिनल से दूसरे पर लगा दिया। बताओ ये दोनों सेम चीज है कि अलग अलग है? सेम चीज ही है। अब वैलेंसी पूरी करो, यहां पर कितने हाइड्रोजन आएंगे बताओ? 3, यहां पर, यहां पर, यहां पर, पक्का? दिस इज आइसो ब्यूटेन। यहां पर कितने आएंगे बताओ? यहां पर, यहां पर और यहां पर। दिस इज योर आइसोब्यूटेन। तो खटक से आइसोब्यूटेन बनाना आना चाहिए। अब आप समझ गए। आप बताइए पेंट का मतलब कितने कार्बन है? 5। आइसो का मतलब टोटल में से एक कम कर लो, 4 कार्बन की क्या बना लो? स्ट्रेट चेन। ठीक है, मैं दोनों साथ लेकर चलूंगा, तो ये लीजिए 4 कार्बन की बना ली है स्ट्रेट चेन। अब बताओ जो कार्बन कम किया है उसको कहां लगाना है? या तो लेफ्ट टर्मिनल से दूसरे पर, या तो राइट टर्मिनल से दूसरे पर। तो अगर हमने लेफ्ट टर्मिनल से दूसरे पर लगाया तो ये बनेगा, और अगर हमने राइट टर्मिनल से दूसरे पर लगाया तो ये बनेगा। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। बस हो गया। अब एच लगा दीजिए। यहां पर कितने होंगे? 3, यहां पर 3, यहां पर 1, यहां पर 2 और यहां पर 3। ये लो, यहां पर भी कितने होंगे बताओ? 3, यहां पर, यहां पर 1, यहां पर 3 और यहां पर 3। ये दो अलग थोड़ी है, सेम ही है। तो लेफ्ट से लगाओ, राइट से लगाओ, क्या बन गया आपके सामने? आइसो पेंटेन। और देखो क्या इसमें आइसो यूनिट प्रेजेंट है कि नहीं है? क्या उसमें भी आइसो यूनिट प्रेजेंट है? ये रही आइसो यूनिट। तो जिन कंपाउंड्स में ये यूनिट प्रेजेंट होती है उनके आगे प्रीफिक्स, नाम के आगे आइसो लगा हुआ मिलता है, पर ये नाम का है, काम का अच्छा है। बोर्ड में लिखते तो लिख देते आप, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग दिस यूनिट एट वन टर्मिनल विद नो फर्दर ब्रांचिंग देन आइसो प्रीफिक्स इज यूज्ड। पेज भर जाता, अच्छा लगता, नंबर पूरे मिल जाते। पर यहाँ ऑब्जेक्टिव पेपर है, हमें बनाना आना चाहिए, दिखते ही पता चलना चाहिए। आइए बात कर लेते हैं आइसो हेक्सेन की। बताइए हेक्स का मतलब कितने कार्बन है? बताइए 6 के 6 कार्बन में, सॉरी 6 में से कितने कार्बन हटा लूं? 1। 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में। हटा हुआ कार्बन या तो लेफ्ट टर्मिनल से, टर्मिनल का मतलब आखिरी कार्बन, यानी कि लेफ्ट वाले आखिरी कार्बन से यहां पर दूसरे नंबर पर लगा दो। ऐसा नहीं करना चाहते हो तो राइट साइड से दूसरे पर लगा दो। ये लीजिए, क्लियर? वैलेंसी सेटिस्फाई करो। कितने हाइड्रोजन? 3। कितना? 1। कितने? 3। कितने? 2। कितने? 2। कितने? 3। इधर बात करना चाहें, कितने? 3। कितने? 2। कितने? 2। कितना? 1। 3। 3। ये दोनों सेम है कि अलग अलग है? सेम ही है, कोई फर्क नहीं इनके अंदर। तो ये आपके सामने बन गया है। बताइए आइसो हेक्सेन। और क्या आइसो यूनिट प्रेजेंट है? देखो दोनों में आइसो यूनिट प्रेजेंट है कि नहीं है? है। तो आइसो यूनिट के थ्रू हमें जाने की कोशिश नहीं करना, हमें तो सीधे इस उल्टाते हुए आगे बढ़ना है। एक बार फिर से सोचो, अगर हमें आइसो बनाना है तो क्या करना है? टोटल कार्बन में से एक कार्बन कम कर लेना है, लेफ्ट साइड से दूसरे पर लगा दो या राइट साइड से दूसरे पर, और वैलेंसी क्या कर दो? पूरी छापी। चलो आज के लिए अपन इतना रखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट, इसको आइसो वाले को ठीक से रिवाइज करके आओगे, ठीक है? फंक्शनल ग्रुप को थोड़ा थोड़ा लिख के देख लेना, आइडेंटिफिकेशन कर लेना जो क्वेश्चंस किए हैं। रटने की जरूरत नहीं है, नहीं रटना है, ठीक है? धीरे 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 चीजें याद अपने आप हो जाएंगी। मतलब बहुत पैनिक सिचुएशन में आके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नहीं पढ़ना है। नहीं समझ में आया था का मतलब ये नहीं है कि नहीं समझ आएगा,
क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा डर पैदा कर देती है कि समझ में आते हुए भी उसको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा। इट्स इजी सब्जेक्ट, बस सही तरीके से हैंडल करना आना चाहिए।